रात का वक्त है। अमेरिकी CIA का एक तैयारा जर्मनी से उड़कर अमेरिका की तरफ जा रहा है। इस जहाज के अंदर CIA के 3 एहलकार अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठे पाकिस्तानी कैदी को देख रहे हैं। सफारी सूट में मलबूस इस शख्स के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। CIA के एक एहलकार ने हंसते हुए उसे टॉन्ट मारा, इतना मत सोचो, पार्टी इज ओवर माय फ्रेंड। साथ ही CIA का दूसरा एहलकार बोला, मैं तुम्हारी जगह होता तो खिड़की से बाहर देखता रहता, क्योंकि अब पता नहीं कब तुम आसमान दोबारा देख सकोगे। ये सुनकर वो तीनों CIA एहलकार कहकहे मारकर हंसना शुरू हो गए। ये सुनकर पाकिस्तानी कैदी अपनी सीट से थोड़ा आगे हुआ, एक लंबी अंगड़ाई भरी और दोबारा सही से टेक लगाकर बैठ गया। उसने आराम से अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करता हुआ बोला, द पार्टी हैज जस्ट स्टार्टेड जेंटलमैन, द पार्टी हैज जस्ट स्टार्टेड। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब की कहानी में मैं नौखे सलीम आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान जो फिलहाल तीसरी दुनिया का एक मुल्क है, कि आलमी मैदान में अहम होने की वजह क्या है? क्या वो हमारा जोग्राफिया है, हमारा एक इस्लामी मुल्क होना है, पाक चाइना ताल्लुकात, CPEC, गवादर, इन सब चीज़ों के खिलाफ और हक में हर कोई बहस करता है, मगर सिर्फ एक खासियत ऐसी है जिस पर दुनिया के हर शख्स, दोस्त या दुश्मन मुत्तफिक है, और वो है पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर ताकत होना। पिछली किस्त में हमने देखा कि मुल्क में सियासी माहौल दोबारा से बदल चुका था, साथ ही पाकिस्तान खुद को दुश्मनों से बचाने की कोशिश करता जा रहा था। इस कहानी की 27वीं किस्त में आज हम साल 1992 और 93 के वाकयात का जायजा लेंगे। अब से पहले तक पाकिस्तान अपने साथियों को अमेरिका की मदद से बचाता रहा था, मगर अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से अपने एजेंट्स को बचाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जा रहा था। अंदरूने मुल्क हालात भी तेजी से बदल रहे थे, साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम की क़यादत भी बूढ़ी होती जा रही थी। इस सब का हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कैसे असर पड़ा, इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें आज की किस्त में। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा था, ये मैंने आपको पिछली किस्त में बताया है। अब बात करते हैं आलमी हालात की। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब की कहानी की ये किस्त शुरू होती है अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक सर्द जंग पर, जो अगले 2 दिहाइयों तक जारी रही थी। इसी साल के शुरू में अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट शाया की थी। इस रिपोर्ट में मिला था कि अमेरिका के साथ 1988 में किए गए वादे के बावजूद चाइना के लोग पूरी दुनिया के ममालिक को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने के लिए तैयार हैं। चाइना और अमेरिका के इस मुआहदे के बारे में मैंने आपको इस कहानी की 22वीं किस्त के आखिर में बताया था। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि चाइना ने M11 मिसाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी 1990 में पाकिस्तान को भेज दी। इस रिपोर्ट के शाया होते ही 12 मार्च 1991 को अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड सोलोमन तमाम शवाहिद साथ लेकर चाइना चले गए। इस दौरे में चाइना ने फिर उन्हें गारंटी दी कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मगर इसके 15 दिन बाद ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना बयान जारी कर दिया कि चाइना पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम लागू नहीं होती और चाइना जो मर्जी चाहे कर सकता है। ये बात मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि 6 अप्रैल 1991 को पाकिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को चाइना के M11 मिसाइल के लॉन्चर्स की तस्वीर मिल गई थी। चाइना के इस M11 मिसाइल के बारे में मैंने आपको इस किस्त में बताया है। खैर, जैसे ही अमेरिका को ये तस्वीर मिली, फौरन ही अमेरिकी कांग्रेस ने जनरल बुश को खत लिखा कि इस सबूत के बिना पर चाइना पर ट्रेड सैंक्शंस यानी ट्रेड की पाबंदियां लागू कर देनी चाहिए। फौरन ही अमेरिका की तरफ से चाइना पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया। इस प्रेशर की वजह यह थी कि M11 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक थी और ये मिसाइल न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ाकर ले जा सकता था, और इस 300 किलोमीटर रेंज की वजह से मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजीम चाइना के ऊपर अप्लाई होती थी। चाइना ने फौरन 25 अप्रैल को जवाब दिया कि हमने पाकिस्तान को कोई मिसाइल लॉन्चर नहीं दिए, मगर अमेरिका इस बार बाज नहीं आया। फौरन ही अमेरिका से चाइना को भी
टेक्नोलॉजी भेजने पर पाबंदी लगा दी गई। चाइना को उस वक्त खतरा पड़ गया कि कहीं अमेरिका चाइना में लगाए जाने वाली अपनी फैक्ट्रीज भी बंद ना कर दे। इसलिए चाइनीज हुकूमत घबरा गई और उनकी रिक्वेस्ट पर फौरन अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाइना आए, जहां चाइना ने उन्हें बताया कि हमने पाकिस्तान को सिर्फ एक रिसर्च मिसाइल दिया है, मगर उसकी रेंज 200 किलोमीटर से कम है। चाइना ने अमेरिका से कहा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में 300 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल बेचने पर पाबंदी है और इसलिए हम पर यह पाबंदी अप्लाई नहीं होती। मगर अमेरिका ने फिर भी चाइना पर लगाई पाबंदियां नहीं हटाई। यहां तक कि 13 जून 1991 को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने चाइना को पाकिस्तान को M11 मिसाइल बेचने की वजह से बदतरीन नताइज की धमकी भी दी। और फिर फौरन 3 दिन बाद ही 16 जून को चाइना की 2 कंपनियों प्रिसीजन मशीनरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन और दूसरी कंपनी चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पर मुकम्मल अमेरिकी पाबंदियां लगा दी गईं। इन पाबंदियों का जवाब ये बनाया गया कि इन कंपनी से पाकिस्तान को मिसाइल बेचे गए हैं। इसके 1 महीने बाद 17 जुलाई को पाकिस्तान की स्पार्को पर भी यही पाबंदियां लगा दी गईं। अमेरिका ये सब कर रहा था, लेकिन साथ साथ उन्हें एक और खबर मिली कि चाइना ने पाकिस्तान को 300 किलोमीटर रेंज वाले M11 मिसाइल के अलावा शायद 600 किलोमीटर रेंज के M9 मिसाइल भी बेचे हैं। खैर, अमेरिका की इन पाबंदियों से जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान और चाइना ने अब एक और नया तरीका अपनाया। हुआ कुछ ऐसा कि 10 दिसंबर 1991 को चाइना पाकिस्तान का एक मुआहिदा मंजरे आम पर आया, जिसमें मिसाइल नहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का जिक्र था कि पाकिस्तान की स्पार्को चाइना के साथ मिलकर महज अमन पसंद स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करेगी। 1991 में ही मुनीर अहमद खान ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी से रिटायरमेंट ले ली और उनके बाद डॉक्टर इशफाक अहमद को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का चेयरमैन बना दिया गया। मुनीर अहमद खान को बहुत से हलकों में अमेरिका का एजेंट कहा जाता है और PAEC में भी यही कहा जाता है कि उनके होते हुए PAEC में काम बहुत ताखीर से होते थे। मगर अब तक की कहानी में आपको पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में उनका किरदार अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यहाँ तक कि CIA की रिपोर्ट्स में भी उनके बारे में पढ़ें तो यही पता चलता है कि वो ना सिर्फ बेहद काबिल थे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भरपूर दिफा किया था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इस कहानी की पिछली किस्त में मैंने आपको ईरान के साथ हमारी न्यूक्लियर डील के बारे में बताया था, जो बाद में रोक दी गई थी। खैर, ईरान से डील खत्म करने के बाद पाकिस्तान ने एक मिडिल ईस्टर्न रियासत के साथ राब्ता किया। उस मुल्क से ये डील की गई कि पाकिस्तान उनको चाइना से खरीदे हुए CS-2 मिसाइल के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बेचेगा। लेकिन इस डील की खबर इसराइल इंटेलिजेंस को मिल गई। मोसाद ने ये डील रोकने के लिए अपनी सारी इंटेलिजेंस अमेरिका को भिजवा दी। इस मुआहदे के बाद जनरल बेग ने नवाज शरीफ से राब्ता किया और बोला कि पाकिस्तान के बजट में से ज्यादा फंड्स कहूटा और PAEC को भेजे जाएं। मगर नवाज शरीफ अब जनरल बेग की नाफरमानियों से थक गए थे, इसलिए उन्होंने 16 अगस्त 1991 को जनरल बेग की रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। साथ ही उनकी पोस्ट के लिए ISI के जनरल्स को नजरअंदाज करते हुए IB के ब्रिगेडियर इम्तियाज को चुनने का फैसला कर लिया। और तो और आर्मी पर प्रेशर डालने के लिए नवाज शरीफ ने अखबार में बयान दे दिया कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। इस बयान के बाद अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत के पीछे पड़ गया और इसी प्रेशर का फायदा उठाते हुए नवाज शरीफ ने एक दिन अचानक कहूटा जाने का ऐलान कर दिया। फौज के ना चाहते हुए भी नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बन गए, जिन्होंने अगस्त 1992 में कहूटा का दौरा किया। अपने इस दौरे में नवाज शरीफ ने सब साइंसदानों के सामने अब्दुल कदीर खान की खिदमात को सराहते हुए उन्हें फादर ऑफ द बॉम्ब का खिताब भी दिया। इसके साथ साथ इसी साल डॉक्टर समर मुबारकबंद को उनकी खिदमात के सिले में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। अभी ये सब चल रहा था कि एक बार फिर अखबारों में एक बड़ी खबर शाया हुई। खबर ये थी कि पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी जनरल इनामुल हक को जर्मनी में पाकिस्तान के लिए बेरिलियम और मार्जरीन स्टील खरीदने के इल्जाम में
गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। इनाम उल हक को गिरफ्तार करने के लिए जर्मन इंटेलिजेंस ने 2 साल से उनकी कार्रवाइयों पर नजर रखी हुई थी। 1992 में इनाम उल हक को अमेरिका में 10 साल की सजा और $5 लाख के फाइन की सजा सुना दी गई। CIA इस पर बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत अरसे से इनाम उल हक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर दफा इनाम उल हक CIA के स्टिंग ऑपरेशन के बावजूद बच निकलने में कामयाब हो जाते थे। इनाम उल हक के इस अरेस्ट के बाद पाकिस्तानी जर्नल्स ने अमरीकी इंतजामिया को डराया कि अगर इनाम को छोड़ा नहीं गया तो हो सकता है कि वो अमरीकी हुकूमत के पाकिस्तानी एटमी बम के प्रोग्राम पर पर्दा डालने वाली सारी बातें अमरीकी कोर्ट में आकर ना कर दें। इस डर से अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट दोबारा हरकत में आई और कोशिश की गई कि इनाम उल हक को किसी भी तरह से मरवा दिया जाए या फिर अमेरिका से निकलवा दिया जाए। आखिरकार पाकिस्तानी हुकूमत के दबाव पर 1992 में ही इनाम की सजा माफ कर दी गई। उन्हें सिर्फ $10,000 का फाइन देकर उन्हें पाकिस्तान भेज दिया। इस सीरीज और तारीखी हकायक को सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया।